Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा हुआ है और आज यूनिट नंबर 4 से हम कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करने का एक आसान तरीका क्या होगा आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम यूनिट नंबर 4 कॉस्ट अकाउंट से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाले हैं। तो जो मार्क्स आपके छूट जाते थे और कुछ लोग उनको नहीं करके आते थे एग्ज़ाम में, लेकिन अब वो आपसे मार्क्स नहीं छूटेंगे बल्कि उनके सॉल्यूशन भी आज आप यहाँ हमसे सीख लेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि यूनिट नंबर 4 में कॉस्ट अकाउंट से पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि मटेरियल यूज्ड निकालना है कि कितना रॉ मटेरियल यूज्ड हुआ, कितना सामग्री का प्रयोग हुआ। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखें आपको कि क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इसके बाद रॉ मटेरियल का आपको परचेज दिया गया है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, कैरिज इनवर्ड दिया गया है, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल है और इसके बाद रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में ये 6 मतें आपको दी गई हैं और इनसे हमको मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। तो किस तरीके से मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला जाएगा बहुत ही इजी वे में हम आपको बताने वाले हैं और आपके ये मार्क्स एग्ज़ाम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही ईजी वे में आपको ये मेथड बताने वाले हैं कि कैसे हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उन मदों को देख लेना चाहिए जिनको प्लस किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन पर लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम गुड्स में लगाया जाता है, इसलिए सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और स्क्रीन पर हम देख लेते हैं वो कितने का दिया है। तो सबसे ऊपर देखिए आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, वो लिख दिया हमने 1,00,000 रुपये। फिर इसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर दिया जाता है। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को हम देख लेते हैं कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री का क्रय कितना है। तो दूसरे नंबर पर आपको स्क्रीन पर दिया गया है और वो कितना दिया गया है 3,00,000 रुपये। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3,00,000 रुपये। इसके बाद रॉ मटेरियल जब हम परचेस करते हैं तो उसके परचेस करने पर हमें कैरिज इनवर्ड देना होता है। तो अब हम अगला एक्सपेंस लिख देंगे यहाँ क्या, कैरिज इनवर्ड यहाँ लिख दिया जाएगा। तो कैरिज इनवर्ड हम लिख देते हैं, इसको हम आगत गाड़ी भाड़ा कहते हैं या कैरिज ऑन परचेस भी इसको कहा जाता है। तो कैरिज इनवर्ड कैरिज ऑन परचेस होता है, जबकि कैरिज आउटवर्ड कैरिज ऑन सेल्स होता है। तो याद रखिए यहाँ कैरिज आउटवर्ड नहीं लिया जाता बल्कि कैरिज इनवर्ड लिया जाता है। और जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर दिया हुआ है ये 10,000 रुपये। तो यहाँ हमने 10,000 रुपये कैरिज इनवर्ड लिख दिया। अब इन 3 मदों को यहाँ हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये 3 मदें यहाँ एडिशन वाली हैं, जोड़ने वाली हैं। तो इनका टोटल हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। वो टोटल हो जाता है 4,10,000 रुपये। तो अभी इसको फ़िलहाल कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि अभी और एडजस्टमेंट बाकी हैं। अभी हमने उन एडजस्टमेंट को लिखा जिनको प्लस किया जाएगा, अब जिनको माइनस किया जाएगा उनको देख लें। तो याद रखिए किसी भी मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होता है उसको प्लस किया जाता है, जबकि किसी भी स्टॉक का अगर क्लोजिंग स्टॉक हो या किसी भी मद का क्लोजिंग स्टॉक हो उसको लेस किया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ हम क्या कर देते हैं माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको तीसरे नंबर पर दिया गया है 1,10,000। तो 1,10,000 यहाँ हम लिख देते हैं और इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये घटने वाली मद है। याद रखिए ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज़ का हो उसको हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक किसी भी चीज़ का हो उसको हम लेस करते हैं। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस हो जाएगा। इसके
इसके साथ साथ आप नीचे की दो मदों को और देख लें, लास्ट की दो मदें जो कि लेस होने वाली हैं क्योंकि वो एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल है। तो बताइए मटेरियल अगर वेस्टेज हो जाएगा तो क्या यूज़ होगा? नहीं, वो मटेरियल ना तो यूज़ होगा ना ही कंज्यूम्ड होगा। तो हम मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल रहे हैं तो उस मटेरियल को यहाँ से लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, जिस मटेरियल का क्या हो गया है वेस्टेज। तो एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, यहाँ लेस कर देते हैं। तो एब नॉर्मल जो आपका वेस्टेज है मटेरियल का उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और एब नॉर्मल वेस्टेज यहाँ कितना आ जाएगा, तो एब नॉर्मल वेस्टेज आपको दिया गया है 5000, तो ये भी हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद एक मद और है जिसको लेस किया जाएगा। एट लास्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, मतलब किसी भी गुड्स को अगर हमने परचेस किया है तो ऊपर ऐड करेंगे, लेकिन अगर उसका परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न को यहाँ क्या किया जाता है, लेस। तो परचेस रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स अगर आपको दिया गया है या डिफेक्टिव मटेरियल दिया गया है उसको लेस कर देते हैं। ये एट लास्ट आपको दिया है 15000, तो इस 15000 को हम लास्ट में लिख देते हैं और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 4,10,000 रुपये आपने एडिशन निकाला था, 1,10,000, 5,000 और 15,000 नीचे लास्ट में आपने लिखे हैं। तो 1, 10, 15 और 5 ये हो गया टोटल कितना, ये हो जाता है 1,30,000। और 4,10,000 में से इन तीनों को यदि हम लेस कर दें तो आपका रिमेनिंग कितना बचता है, तो वो रिमेनिंग आपका बचता है 2,80,000। तो 2,80,000 आपका क्या आ जाएगा, 2,80,000 जो रिमेनिंग बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसको हम मटेरियल यूज्ड कहेंगे या इसी को क्या कहा जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड कहा जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि रॉ मटेरियल का कंज्यूम कितना है या रॉ मटेरियल का यूज्ड कितना है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। एक बार हम आपको समराइज़ कर देते हैं कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा जाता है, फिर उसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देते हैं। अगर कोई कैरिज ऑन परचेस है जिसको हम क्रय पर भाड़ा या हम जिसको कैरिज इनवर्ड कहते हैं उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक को तो हम ऐड करते हैं लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस करेंगे। मटेरियल का अगर कोई वेस्टेज है जिससे मटेरियल प्रोडक्शन पे नहीं लग पाया तो उसको भी लेस किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन पर लगा नहीं है इसलिए लेस करेंगे। और उस मटेरियल को हम लेस करेंगे जो परचेस रिटर्न है, मतलब ऐसा मटेरियल जिसका हमने क्या कर दिया है, गुड्स रिटर्न कर दिया है, वापस कर दिया है। तो आपने ऊपर देखा परचेस को अगर ऐड किया जाता है तो परचेस रिटर्न को नीचे क्या किया जाता है, लेस। तो इस तरीके से तीनों का एडिशन आया था कितना, 4,10,000। लेकिन उनमें से इन तीन मदों को लास्ट की जो माइनस होने वाली मदें हैं उन तीन मदों को हमने लेस कर दिया। 4,10,000 में से 1,30,000 इन तीनों मदों का टोटल है। इन तीनों को लेस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा कितना, 2,80,000। तो मटेरियल यूज्ड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2,80,000। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2,80,000 इट विल बी आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मटेरियल यूज्ड है, ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसका अमाउंट है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको इसीलिए समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीन पर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि यूनिट नंबर 4 से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं। और अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बहुत ही ईजी वे में और आपको एक फार्मूलेशन भी सिखा देंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने लगते हैं तो उससे थ्योरिकल आस्पेक्ट भी क्लियर हो जाता है। इस तरह आप एग्ज़ाम में डबल तैयारी करके जाते हैं तो आप इन क्वेश्चन को जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इस दूसरे क्वेश्चन को अब किस तरीके से सॉल्व करना है तो वो देख लेते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है। आपको फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब कारखाना लागत निकालना है। और आपको पता है हमने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो फैक्ट्री कॉस्ट आती है वो प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद आती है। तो सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट को हम मूल लागत कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके अंडर में ही यहाँ आपका आंसर आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए
फैक्ट्री कॉस्ट के पहले ये तो सेकंड कॉस्ट है। पहली कॉस्ट का नाम प्राइम कॉस्ट होता है, जिसको हम प्रमुख लागत या मूल लागत कहते हैं, और प्राइम कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। इस पर भी वीडियो लेक्चर हमने बनाया हुआ है, लगभग 30 मिनट का वीडियो लेक्चर। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको हमारे वीडियो की लिस्ट में देख सकते हैं, और इस पर हमने एक लेक्चर जो है वो दिया। चलिए तो हम अब जल्दी से देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ डायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट में डीएम लिख देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया है 29,400। तो सबसे पहले हमने यहाँ 29,400 लिख दिया, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जिसको हम प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। इसके बाद डायरेक्ट लेबर लिखा जाता है, या डायरेक्ट लेबर को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं। तो DW लिख देते हैं, डायरेक्ट वेजेस हो गया, जिसको हम प्रत्यक्ष मजदूरी कहते हैं, क्योंकि बिना सामग्री और बिना मजदूरी के कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो हम देख लेते हैं कितनी मजदूरी या कितना वेजेस है, तो वो 10,600 रुपये आपको दिया गया है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिया गया है, वो भी यहीं प्राइम कॉस्ट में आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम DE लिख देते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, वो आपको यहाँ दिया गया है 2,000। तो सबसे पहले हम इन तीन का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इन तीन के टोटल को ही क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और इस प्राइम कॉस्ट को हम मूल लागत कहते हैं या प्रमुख लागत कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो इन तीनों का टोटल जब आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 42,000। तो 42,000 आपकी फ़िलहाल क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। तो यहाँ आपकी 42,000 प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है और इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, और आपको फैक्ट्री एक्सपेंस भी दिए गए हैं। तो ये तीनों मदें जो अभी हमने आपसे बोली वो किस में आती हैं, वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में आती हैं। तो अब हम लिख देते हैं क्या, अब हम लिख देते हैं आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में आपका पर्टिकुलर वो चीज़ें आती हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। तो चलिए अब हम फैक्ट्री ओवरहेड देख लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मटेरियल लिख देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि अप्रत्यक्ष सामग्री। तो याद रखिए प्रत्यक्ष सामग्री आपकी मूल लागत में आती है, प्रत्यक्ष मजदूरी और प्रत्यक्ष व्यय भी मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट में आते हैं। तो जितनी चीज़ें डायरेक्ट होती हैं वो ऊपर आती हैं, और जो इनडायरेक्ट होती हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आती हैं यानी कारखाना उपरिव्यय में। तो अब हमने इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना दिया है। तो ये 1,000 दिया है। इसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस दिया गया है। तो इनडायरेक्ट वेजेस आपको कितना दिया गया है, 3,000 रुपये दिया गया है। तो वो 3,000 रुपये इनडायरेक्ट वेजेस लिख देते हैं। फिर इसके बाद आपको दिया गया है फैक्ट्री एक्सपेंस दिए हैं। तो आपके अब अगले एक्सपेंस क्या आ जाएंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस आ जाएंगे। तो हम फैक्ट्री एक्सपेंस FE लिख देते हैं यानी कारखाना व्यय, और ये आपके दिए गए हैं कितने, 8,000 रुपये दिए गए हैं। तो अब हम इनका टोटल लगा देंगे कि पर्टिकुलर अभी टोटल कितना आता है। तो 42,000 में अगर हम इनको ऐड करें तो आपका 8% जो कॉस्ट आएगी वो 53,000 आ जाएगी। लेकिन अभी पर्टिकुलर आपकी ये लागत जो है 42,000 में 1,000 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, फिर 46 और उसके बाद 8 ऐड करेंगे तो सॉरी यहाँ टोटल आपका 53 नहीं बल्कि 54,000 आएगा। तो 54,000 आपका क्या आ जाएगा अभी फ़िलहाल का टोटल। लेकिन अब आपको यहाँ इसी को हम फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको देखिए वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो याद रखिए अभी हमने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपका WIP का जो ओपनिंग स्टॉक होगा, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 4,000, और इसके बाद WIP का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको लेस कर दिया जाएगा। तो WIP का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है, जैसा हमने आपको बताया ओपनिंग को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। तो ये 5,000 यहाँ लेस हो जाएगा। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि अब पर्टिकुलर कितना रुपये आ जाएगा आपका।
तो 54,000 में हम 4,000 ऐड करें तो 58 होता है, लेकिन 5,000 क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 53,000 आ जाएगा। तो 53,000 आपका क्या हो गया, यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से फैक्ट्री कॉस्ट निकाली जाती है जो कि आपको यहाँ मिली है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे, यानी कि एफसी कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट एक डायरेक्ट कॉस्ट है जिसको हम हिंदी में मूल लागत या प्रमुख लागत कहते हैं। मूल लागत या प्रमुख लागत तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। इनके योग को हम मूल लागत कहते हैं। फिर मूल लागत में हम क्या ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम कारखाना उपरिव्यय कहते हैं। और कारखाना उपरिव्यय में अप्रत्यक्ष मदें आती हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगा और क्या आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो ये कितने कितने दिए गए थे, 1,000, 3,000 और 8,000, तीनों को ऐड कर दिया तो 54,000 आ गया। तो आपका 54,000 भी कहीं कहीं आंसर हो सकता है अगर आगे कुछ स्टॉक ना दिया हो। अगर WIP का स्टॉक ना दिया हो तो 54,000 ही आपकी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती, लेकिन यहाँ WIP का ओपनिंग स्टॉक था और WIP यानी कि निर्माणाधीन कार्य का या चालू कार्य का प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करते हैं। 4,000 को हमने ऐड किया, 5,000 को लेस किया 54,000 के साथ, तो आपका एक्चुअल आंसर कितना आ गया, 53,000। तो 53,000 आपकी क्या हो जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ अलग से इसको लिख दिया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गई होगी और बहुत सिंपली हमने आपको बता दिया। तो ये फार्मूलेशन भी आप याद रखें। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई थ्योरी का क्वेश्चन आएगा अगर इससे, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूलेशन थ्योरी में भी एज इट इज़ यूज़ होता है। तो एक बार प्रैक्टिकल पढ़ लेने के बाद आपसे थ्योरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और हमारी मेहनत आपके अगर हित में अगर अच्छी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और एक इस पर कमेंट कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो पेड कोर्स है उसके बारे में जानकारी हमसे लें कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट को एक वैल्यूएबल थॉट और उसके साथ प्रैक्टिकल और थ्योरी को करने के किस तरह इजी वे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमसे कॉल करें और पूरी जानकारी लें कि किस तरीके से स्टडी मटेरियल को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कॉल नहीं करेंगे आप हमारे कोर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो चलिए अब हम बहुत जल्दी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आज का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकली 3 है। चलिए हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। और पहले सबसे पहले क्या इसमें पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड पूछी गई हैं और क्वेश्चन आपको क्वांटिटी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूनिट प्रोड्यूस्ड लिख देते हैं कि कितनी यूनिट उत्पादित हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड लिख देते हैं कि कितनी यूनिट्स यहाँ बनाई गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाई गई हैं कितनी, 80,000। 80,000 को हमने सबसे पहले लिख दिया। यहाँ यूनिट प्रोड्यूस्ड आ गई, मतलब उत्पादित इकाइयाँ। हमने आपको भी बताया था कि ओपनिंग स्टॉक अगर होता है तो प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक होता है तो माइनस करते हैं। बस उसी हमको वे में चलना है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो देख लेते हैं, आपको तैयार माल का ओपनिंग स्टॉक शुरुआत में आपको दिया है 15,000। तो यहाँ हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिख देते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड किया जाता है। तो ये आपको दिया गया है कितना, 15,000। तो इस 15,000 यूनिट को यहाँ ऐड किया जाएगा, जबकि आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को क्या किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को यहाँ लेस कर दिया जाएगा। वो आपका कितना दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको 20,000 यूनिट दिया गया है, जिसको यहाँ लेस करना है। तो अब हम इन तीनों से एडजस्ट करके निकालते कितना आया। ऊपर हमने ये 80,000 लिखा था, 80,000 में से 80,000 में 15,000 प्लस करें तो 95,000 आएगा। और 20,000 यदि हम यहाँ माइनस कर दें तो कितना आ जाता है, 75,000। तो ये आपकी यूनिट सोल्ड हो सकती थी, लेकिन
कुछ माल जो है वो मार्केट से परचेस करके सोल्ड आउट किया गया है, तो परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि परचेस करने से स्टॉक बढ़ता है तो परचेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो आपका परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स है इसको यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। अगर परचेस यहाँ नहीं दिया होता तो आपका आंसर 75,000 यूनिट होता, लेकिन चूंकि परचेस क्वेश्चन में दिया गया है तो 5,000 यूनिट्स को हम और ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर 80,000 यूनिट्स आ जाएगा। तो 80,000 यूनिट्स आपकी कौन सी आ जाएंगी, वो सोल्ड यूनिट आ जाएंगी जो कस्टमर को बेची गई हैं। तो याद रखिए, सोल्ड यूनिट अगर आपको निकालना है, सोल्ड यूनिट अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से आप सोल्ड यूनिट निकालेंगे। सबसे पहले आप यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब जितनी यूनिट बनाई गई हैं उनको लिखेंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करेंगे, मतलब निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक जोड़ा जाएगा, निर्मित माल का अंतिम स्टॉक घटाया जाएगा, और अगर हमने निर्मित माल बना बनाया खरीदा है तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि खरीदे गए माल से स्टॉक हमारा बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सोल्ड यूनिट 80,000 आ जाएंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं, इसलिए हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी एग्ज़ाम में कवर हो सके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में हमें सेल्स का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर हम सेल्स लिख देते हैं कि सेल्स यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। अब सेल्स के फाइंड आउट करने में देखिए वही चीज़ दी गई है, लेकिन पिछले बार क्वेश्चन में क्वांटिटी बेसिस पर हमको करना था, अब हमको अमाउंट बेसिस पर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लेते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम उत्पादन लागत कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ कितना दिया गया है, आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ 9,60,000 दिया गया है। तो 9,60,000, 9,60,000 हमने यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा। अब आपको पता है जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है दो चीज़ें इसमें एडजस्ट होती हैं। पहली चीज़ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद कौन सा स्टॉक आता है, फिनिश्ड आता है, क्योंकि प्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद स्टॉक फिनिश्ड हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ लिखा जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए आपको यहाँ दिया गया है 1,40,000, तो 1,40,000 यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर देते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है तो ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर माइनस होगा। तो चलिए अब हम इसको माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम लिख देते हैं और ये माइनस होगा, और वो सबसे शुरू में आपको दिया गया देखिए कितना, 2 लाख रुपए। तो यहाँ हम लिख देते हैं कितना, 2 लाख रुपए, लेकिन ये माइनस होगा तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसके बाद एक जो कॉस्ट आएगी वो हम निकाल देते हैं। तो 9,60,000 में 1,40,000 को अगर हम ऐड करें तो 11 लाख आता है, 11 लाख, और 2 लाख रुपए लेस कर दें तो आपका अभी आ गया कितना, 9 लाख। अब ये भी आपका आंसर नहीं आया। इस कॉस्ट को क्या कहते हैं, तो याद रखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तीसरे नंबर की कॉस्ट है, और चौथे नंबर की कॉस्ट जो आती है उसको COGS कहा जाता है। COGS का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसकी हेल्प से निकाली जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से निकाली जाती है। यानी उत्पादन लागत में यदि हम निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक ऐड कर दें और निर्मित माल का अंतिम स्टॉक लेस कर दें तो क्या आ जाता है, बिके माल की लागत आ जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर 9 लाख रुपए देख रहे हैं। अब COGS के बाद कौन से एक्सपेंस लगाए जाते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस यहाँ लगाए जाते हैं। तो जो भी सेलिंग एक्सपेंस या आपके सेलिंग ओवरहेड होंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सेलिंग एक्सपेंस आपको कितना दिया गया है, 90,000 आपको दिया गया है। सेलिंग एक्सपेंस आपको 90,000 दिया गया है, तो 90,000 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आपका आ जाता है 9,90,000। 9,90,000 आपकी यहाँ टोटल कॉस्ट आ गई है।
तो अभी आपका आंसर नहीं आया, बल्कि अभी क्या आई है, आपकी टोटल कॉस्ट आई है। तो हमने यहाँ लिख दिया कुल लागत। अब टोटल कॉस्ट में क्या ऐड किया जाता है, तो टोटल कॉस्ट में आपका प्रॉफिट ऐड किया जाता है, तब सेल्स मिलता है। तो 9,90,000 में प्रॉफिट के बारे में बोला गया, ये सेल्स का 20% है। अब देखिए यहाँ टोटल कॉस्ट दी गई है कितनी, 9,90,000, और प्रॉफिट ऐड करेंगे तब क्या आएगा, आपका सेल्स आएगी। तो सेल्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो अब प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम अलग से आपको बता देते हैं। यहाँ प्रॉफिट सेल्स का 20% बोला है, तो याद रखिए अगर सेल्स तो अभी हमारे पास नहीं है, आप देख रहे हैं जैसा स्क्रीन पर कि सेल्स को अभी हमको यहाँ निकालना है, तो सेल्स हमारे पास नहीं है और उसका 20% बोला है। जब सेल्स ही नहीं है तो उसका 20% तो डायरेक्टली नहीं आ सकता। तो याद रखिए जो सेल्स का 20% होता है वो आपकी टोटल कॉस्ट का 25% होता है। तो 9,90,000 आपकी देखिए टोटल कॉस्ट आई है, ये अभी आपने निकाली थी 9,90,000, और इसका हम 25% निकाल देंगे। तो 9,90,000 का 25% इस तरह निकाला जाएगा। 9,90,000 का 25% निकालें तो वो आपका अमाउंट आ जाता है कितना, वो आपका आ जाता है 2,47,500, यानी 2,47,500। तो 2,47,500 को यहाँ हम ऐड कर देते हैं, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख, सॉरी आपका आंसर यहाँ आ जाएगा ऐड करने के बाद कितना, 12,37,500, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 12,37,500 ये आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ और अच्छे से लिख देते हैं 12,37,500, ये आपके एडिशन करने पर आया है, जो कि यहाँ आपको आउटपुट मिला है। तो सेल्स किस तरीके से निकाला जाता है, टोटल कॉस्ट आपको दी गई है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और टोटल कॉस्ट में जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, तो आपको मिल जाती है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, तो कुल लागत में लाभ जोड़ दो तो क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से विक्रय मूल्य 12,37,500 रुपये निकाला गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करते हैं, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम लेस कर देते हैं। इस तरीके से COGS मतलब बिके माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, और टोटल कॉस्ट पर अगर आपका प्रॉफिट का परसेंट नहीं दिया, सेल्स पर दिया है, तो सेल्स का 20%, किसका, सेल्स का 20%, कॉस्ट का कितना हो जाता है, टोटल कॉस्ट का 25% हो जाता है। तो ये भी हम बताएंगे कि 20% को हमने 25 में किस तरीके से कन्वर्ट किया, वो भी हम अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं, और उसके बाद जैसे ही हमने प्रॉफिट को अप्लाई किया कॉस्ट पर, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 12,37,500। अब किस तरीके से ये निकाला गया है, 20 से 25% करना, वो भी हम बता देते हैं। तो कॉस्ट पर 25% कैसे आता है, तो वो हम निकाल देते हैं। तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, वो अब हम आपको बताने वाले हैं। सेल्स पर यहाँ कितना लिखा था, 20%। तो सपोज़ कर लेते हैं हम कि सेल्स आपकी कितनी हो गई, सेल्स आपकी 100 हो गई, और सेल्स का कितने परसेंट प्रॉफिट बोला है, सेल्स का यहाँ 20% प्रॉफिट बोला है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो सेल्स का 20% निकाल देते हैं। 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20, और सेल्स में से यदि हम प्रॉफिट को लेस कर दें तो बाकी 80 क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट आ जाता है, जिसको हम TC कहेंगे। अब 80 टोटल कॉस्ट हो गई, और हमें प्रॉफिट का परसेंट किस पर निकालना है, कॉस्ट पर। तो फार्मूला क्या होगा आपका, प्रॉफिट इंटू 100 होगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रॉफिट आपका देख सकते हैं, आपको 20 दिया है तो 20 ले लिया, इंटू 100 कर देते हैं, और कॉस्ट पर निकाल रहे हैं तो डिवाइड में कॉस्ट रखेंगे। अब आप देख सकते हैं 20 से 80 कैंसिल हो गया कितने बार, 4 टाइम्स, और 4 को हम डिवाइड कर दें 100 में, 100 में 4 डिवाइड करें तो बताइए कितना आ जाता है, 25%। तो इस तरीके से हमने 20% को किस में
कन्वर्ट कर दिया 25 में। तो आई होप अब ये मेथड आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी अब ये सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो आपको कैसा लगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे कैसे लगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो क्वेश्चन लेकर आए वो आपको ईजीली वे में हमने प्रोवाइड किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं प्रेस किया है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। ऐसे हम यूज़फुल वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।